हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके साथ टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज अंडर सेक्शन 22 एंड 23। बिफोर स्टार्टिंग द मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसेंट? सहमति किसे कहते हैं? धारा 13 के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक बात पर एक ही भाव से सहमत हो जाते हैं तो उसे सहमति कह जाते हैं। स्पेशली टू और मोर पर्सन आर सेड टू द कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग्स इन द सेम सेंस, इट्स कॉल्ड कंसेंट। अतः सहमति के लिए आवश्यक है कि पक्षकारों के आशय अथवा दृष्टिकोण अथवा भाव से भिन्न ना हो, अर्थात दोनों पक्षकार एक ही समय पर एक ही भाव से आपस में सहमत हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक विवाद है रेफल्स का। उसमें एक पक्षकार ने 125 गांठ कपास क्रय करने का अनुबंध किया, जो कि पियरसेल नाम के जहाज द्वारा बम्बई से आने को था। वास्तविकता यह थी, पियरसेल नाम के दो जहाज बम्बई को आने वाले थे, 1 अक्टूबर में और 1 दिसंबर में। अनुबंध के एक पक्षकार का आशय अक्टूबर से आने वाले जहाज का था, जबकि दूसरे का आशय दिसंबर में। तो न्यायालय ने यहाँ पर निर्णय दिया कि दोनों पक्षकार एक ही बात पर एक ही आशय से सहमत नहीं हैं, अतः यह सहमति स्वतंत्र नहीं होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, जब दो पक्षकार आपस में एक साथ एक बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं तो उसे सहमति स्वतंत्र कहते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज ए फ्री कंसेंट। स्वतंत्र सहमति कब कहलाती है? भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 14 के अनुसार एक सहमति उस दशा में स्वतंत्र कही जाएगी जबकि वह निम्नलिखित में से किसी के द्वारा प्रभावित न हो। नंबर फर्स्ट, उत्पीड़न, कर्षण, अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस, छल या कपट, फ्रॉड, असत्य, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, त्रुटि, अंडर सेक्शन 15, 16, 17, 18, 20, 22। यदि कोई किसी भी प्रकार की सहमति में इनमें से कोई एक भी बात इन्वॉल्व रहती है तो वह सहमति स्वतंत्र नहीं होती। तो आइए देखें, इससे पहले कि सहमति स्वतंत्र कैसे होती है, उससे पहले इन सभी बातों का अध्ययन कर लिया जाए। नंबर पहला, क्वेश्चन, उत्पीड़न। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 15 के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अनुबंध में प्रविष्ट करने के उद्देश्य से भारतीय दंड संहिता द्वारा वर्जित कोई भी कार्य करता है या करने की धमकी देता है या किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अवैध रूप से उसे रोकता है तो वह उत्पीड़न कहलाता है। यहाँ पर एक केस देखते हैं। यह केस रंगनायप्पा एवं अल्बर्ट शेट्टी। एक विवाद में रंगजाप्पा नामक विधवा को यह धमकी दी गई कि जब तक वह एक लड़के को गोद नहीं ले लेती तो उसे अपने पति के अंतिम संस्कार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि विधवा के साथ उत्पीड़न किया गया है, क्योंकि मृतक शरीर का दाह संस्कार रोकने से भारतीय दंड संहिता
की धारा 296 के अनुसार दंडनीय अपराध है, अतः यहाँ पर सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही एक अन्य केस में एक व्यक्ति ने अपने बच्चों तथा स्त्रियों को अपनी आत्महत्या की धमकी देकर अपने नाम संपत्ति लिखने के लिए अपनी पत्नी को राज़ी कर लिया, तो यहाँ पर भी सहमति स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उत्पीड़न किया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि किसी तरीके से उत्पीड़न से प्रेरित होकर कोई सहमति की जाती है तो वह सहमति स्वतंत्र नहीं होती। दूसरा नंबर है अनुचित प्रभाव। अंडर सेक्स अगर कोई सहमति अनुचित प्रभाव से प्रेरित है तो वह सहमति भी स्वतंत्र नहीं होती। अतः सहमति को स्वतंत्र होने के लिए जरूरी है कि उसमें अनुचित प्रभाव ना हो। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 16 फर्स्ट के अनुसार एक अनुबंध उस दशा में अनुचित प्रभाव द्वारा माना जाता है जबकि पक्षकारों के मध्य ऐसे संबंध हो कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पर व्यक्ति को प्रभावित कर सकने की क्षमता रखता हो। पक्षकारों के मध्य ऐसे संबंध होने चाहिए जहां एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को इच्छा को प्रभावित कर सकता हो। इच्छा को प्रभावित करने की शक्ति रखने वाले पक्षकार ने वास्तव में अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग किया हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुचित प्रभाव के उदाहरण के लिए यदि एक ऑफिसर अपने अंडर में काम करने वाले एक कर्मचारी को अपने पद के आधार पर उसे कोई ऐसा कार्य करने के लिए कहता है जो कि उचित नहीं है, तो यहाँ पर यह कहा जाएगा कि उसने अपने पद का प्रयोग करते हुए अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे पिता द्वारा अपनी पुत्री को किसी कार्य को करने के लिए या किसी मंत्री के द्वारा अपने कर्मचारी को कार्य कराने के लिए जब अपने पद का प्रयोग करते हैं तो उसे अनुचित प्रभाव कहते हैं। अनुचित प्रभाव के बाद अब आप देखिए इसमें तीसरा है छल कपट या धोखा। अगर सहमति जब दो पक्षकारों के बीच में कोई अनुबंध करते समय सहमति दी गई और उस सहमति में छल कपट या धोखे का प्रयोग किया गया तो कहा जाएगा वह सहमति स्वतंत्र नहीं है। तो यहाँ पर यह जानना भी जरूरी हो जाएगा कि छल कपट से क्या आशय है। अनुबंध अधिनियम की धारा 17 के अनुसार जब अनुबंध का एक पक्षकार स्वयं या उसकी साठगांठ से या उसका प्रतिनिधि किसी दूसरे पक्षकार अथवा उसके प्रतिनिधि को धोखा देने के उद्देश्य से अनुबंध में सम्मिलित करने के अभिप्राय से निम्नलिखित में से कोई कार्य करता है तो उसे कपट कहते हैं। जैसे किसी ऐसी असत्य बात का सुझाव देना जिसकी सत्यता का उसे विश्वास न हो, किसी ऐसे तथ्य को जानबूझकर छुपाना जिसका वास्तविक ज्ञान उसे हो, पूरा न करने के उद्देश्य से दिया गया वचन, धोखा देने लायक कोई अन्य कार्य, कोई ऐसा कार्य जो भूल जिसे कानून कपटपूर्वक मान्यता हो। तो ऐसे सभी कार्य छल कपट के अंतर्गत आते हैं। कपट के लक्षण में यदि हम बात करें तो कपट का कार्य अनुबंध के किसी पक्षकार या उसकी साठगांठ से अथवा
उसके प्रतिनिधि द्वारा ही किया जाना चाहिए। यहाँ पर हम एक उदाहरण ले सकते हैं। रीसा रिवर के विवाद में निर्णय दिया गया था कि यदि किसी कंपनी के संचालक कपटपूर्ण परिविवरण के आधार पर एक व्यक्ति को अंश क्रय करने के लिए प्रेरित करता है तो यह कहा जाता है उस व्यक्ति के साथ कंपनी ने कपटपूर्ण व्यवहार किया। इसके विपरीत उसी कंपनी का अंश यदि कोई व्यक्ति शेयर बाजार से किसी दूसरे व्यक्ति से करता है तो उसे कपट की संज्ञा नहीं दी जा सकती। तो ध्यान रखिए, कपट के संबंध में किया गया कार्य भी इसके बाद है मिस रिप्रेजेंटेशन, असत्य या मिथ्या वर्णन। यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जब दो पक्षकारों के बीच में कोई सहमति दी जाती है, जब दो पक्षकारों के बीच में कोई अनुबंध किया जाता है तो अनुबंध करते समय यह भी ध्यान देना चाहिए कि उनमें आपस में अनुबंध करते समय जब सहमति दी जा रही है तो उसमें किसी मिथ्या वर्णन का प्रयोग ना हो। यदि मिथ्या वर्णन का प्रयोग किया गया होगा तो ऐसी दशा में सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। स्वतंत्र सहमति मानने के लिए जरूरी है कि मिथ्या वर्णन प्रयोग ना किया हो। मिथ्या वर्णन से तात्पर्य जानबूझकर किसी चीज़ के बारे में मिस रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है, यानी कि किसी वस्तु के बारे में जानबूझकर कोई असत्य बात बताना या किसी वस्तु का वर्णन करते समय उस वस्तु के बारे में कुछ बातों को छिपा लेना। किसी वस्तु की क्वालिटी बताते समय उसमें कुछ तथ्य छुपा लेना। ऐसी वस्तुओं के गुणगान करते समय उसके कुछ अवगुणों को छुपा कर बता लेना। तो ऐसी सभी बातें जो वर्णन करते समय जानबूझकर छुपा ली जाती हैं, तो ऐसी सभी बातों को मिस रिप्रेजेंटेशन या मिथ्या वर्णन के नाम से जाना जाता है। अतः उस प्रकार की कोई भी बातें अपने व्यवहार में नहीं की जा सकती। तो मिथ्या वर्णन यदि प्रयोग किया जाएगा तो सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट इज मिस्टेक अंडर सेक्शन 20 एंड 22। वैध अनुबंध के लिए यह आवश्यक है कि पक्षकारों के बीच मानसिक एकात्मकता हो, लेकिन कुछ ऐसी दशाएं हो जाती है जिसमें अनुबंध के पक्षकार किसी आवश्यक तथ्य के संबंध में अज्ञानतावश अथवा भूल के कारण गलती कर बैठते हैं। एक ऐसी ही दशा में कहा जाता है कि पक्षकारों के बीच में स्वतंत्र सहमति नहीं हुई क्योंकि यह गलती से प्रभावित है। अब बात यह है कि गलती किसे कहा जाए। सामान्य रूप से गलती को दो प्रकारों से अनुबंध के अंतर्गत देखा जाता है। तो पहली तथ्य संबंधी गलती। तथ्य संबंधी गलती से तात्पर्य मिस्टेक ऑफ फैक्ट अंडर सेक्शन 20। जब पक्षकारों के दोनों पक्षकार ठहराव में किसी आवश्यक तथ्य के संबंध में गलती पर हो तो वह ठहराव व्यर्थ या शून्य होता है। When both are party to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement is void। तो यहाँ पर निश्चित रूप से तथ्य संबंधी गलती का तात्पर्य ये है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अनजाने में
जिस चीज़ के बारे में उसे जानकारी नहीं है उस बारे में गलत तथ्य कह देता है तो वह बाय मिस्टेक कहलाता है। और कानूनी संबंधी गलती से तात्पर्य जब कानून संबंधी किसी बात का वर्णन करते समय, सहमति लेते समय कोई कानूनी मिस्टेक हो जाती है तो उसे कानून संबंधी गलती कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इन सभी तथ्यों में से यदि कोई भी एक तथ्य एक व्यक्ति के साथ, इन सभी तथ्यों से यदि किसी एक तथ्य के आधार पर सहमति हो जाती है तो वह सहमति स्वतंत्र नहीं कहलाती। अर्थात सहमति स्वतंत्र होने के लिए उपरोक्त इन सभी तथ्यों में से किसी भी तथ्य का न होना पाया जाए तभी कह सकते हैं सहमति स्वतंत्र है। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस करा स्वतंत्र सहमति, और आप इस स्वतंत्र सहमति के बारे में डिस्कस कीजिए। कोई प्रॉब्लम रहे तो मेरे से इसमें बात करना, और घर पर बैठ के प्रैक्टिस करते रहो। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो मेरे से इसमें डिस्कस कीजिएगा। और स्टूडेंट निश्चित रूप से आप घर पर रह कर तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।